अपरिमेय भी, और अपरिमेय परिमेय किस प्रकार की होती है? वो होती है P बटा Q के रूप में, जहाँ Q 0 नहीं। अपरिमेय कौन सी हो गई? वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 और भी बहुत सारी। इनको और अच्छे समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा 3 तरह की और संख्याएं, जिन्हें कहते हैं शांत दशमलव संख्या। नंबर 2 पर आता है अशांत आवर्ती, और तीसरे नंबर पर आता है अशांत अनावर्ती। शांत संख्याएं कौन सी होती है? जिनका दशमलव पूर्ण हो चुका होता है। दशमलव के बाद संख्याओं की संख्या है वो निश्चित होती है, ऐसी संख्या क्या कहलाती है? शांत। अशांत कौन सी होती है? जिनके दशमलव के बाद जो संख्या आ रही है वो बार बार रिपीट हो रही है। जैसे मैंने 1/3 का मान निकाल के देखा था, 3 3 3 3 3 आता चला जा रहा। जरा 3 से भाग करो इसको, बताया था मैंने। 3 तिया 9, 1 बजा 0 लगाया, 3 तिया 9, 1 बजा 0 लगाया, 3 तिया 9, 1 बजा फिर 0 लगाया, ये चलता जाएगा। तो इसमें 3 बार बार रिपीट हो रहा है ना? तो ये संख्या कैसी हो गई? आसान तो है, लेकिन 3 रिपीट हो रहा है, इसलिए आवर्ती है। एक होगी अशांत अनावर्ती, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ 1.02 002 0002, एक निश्चित क्रम नहीं। पहले 02 आया, फिर 202 आ गया, या तो 02 02 02 आता रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये संख्या कैसी है? अशांत अनावर्ती। ये जो दो शांत दशमलव संख्याएं और अशांत आवर्ती संख्याएं हैं, इनको कहते हैं परिमेय संख्या, और इसे कहते हैं। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि मान लो 1 और 2 के बीच में अगर आप संख्या निकालोगे, या 0 और 1 के बीच में निकालोगे, किन्हीं भी दो क्रमागत संख्याओं के बीच में आप संख्या निकालेंगे, तो इसके बीच में देगा 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 आ गए। आपका स्केल भी तो ऐसे ही है, उसमें भी तो एक संख्या रेखित है, वो भी उसमें भी लिखा होता है 0 1 2 3, उसके बीच में 10 खाने होते हैं। ठीक है, 2 और 3 के बीच में 2.1 2.2 2.1 है, 2.11 कहाँ आएगा? 2.11 2.1 से बड़ा है और 2.2 से छोटा है। 2.111 2.125 2.03 05 08 09 12 13 18, समझ में आ रही है बात? तो ऐसे ही दो संख्याओं के बीच में करोड़ों संख्याएं, अरबों संख्याएं, असंख्य संख्याएं हैं। उनमें से कुछ परिमेय हैं, कुछ अपरिमेय। सीधे सीधे पहचान करनी है तो ये जो संख्याएं आपको दिख रही है प्राकृत पूर्ण पूर्णांक, ये परिमेय हो। जो बटे में आ गए वो परिमेय हो, जो इस रूप में नहीं है वो अपरिमेय है। ये कौन सी संख्या है जो इस रूप में नहीं है? वर्गमूल बल। इनका जब मान निकालते हैं तो फिर इनकी पहचान किस आधार पर होती है? जैसे आप कोई भी बोलो, 2/5 बोलो, 5 से भाग करना 2 को, 5 और 20, कितना मान आया इसका? 0. अच्छा, 2/3 निकालना, 2 छक्का 12, 2 छक्का 18, बचा 2 0 और 2 छक्का 18। क्या खत्म हो जाएगी भाग इसकी? चलती रहेगी। तो दुनिया की जितनी भी बटे वाली संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं, फ्रैक्शन है, या तो उनका मान शांत आ जाता है या फिर उनका मान अशांत आएगा, और अशांत आएगा तो हमेशा आवर्ती होगा। ठीक है, अगर अशांत आएगा तो कैसा होगा? आवर्ती। किसका मान? परिमेय संख्या। जितनी भी भिन्न है दुनिया में, जितनी भी बटे वाली संख्याएं, वो सब परिमेय संख्याएं। क्यों है? क्योंकि उनका मान या तो शांत आता है या अशांत। इनकी पहचान तो हम कर ही लेंगे, प्राकृत संख्याएं 2 3 5, ये तो परिमेय होती ही है। कौन सी नहीं दिखती है हमें? ये बहुत दिनों बाद पता लगा था कि अपरिमेय संख्या नाम की दुनिया में संख्या होती है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अब हम जो स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी करेंगे केवल प्राकृत या पूर्ण या पूर्णांक के बारे में। और हमारा जो 10th का सिलेबस है, जो अंकगणित के आधारभूत विषय है, वो खाली पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याओं पर काम कर रही है बिहार का। कौन कौन सी संख्या पर? पूर्ण या प्राकृत संख्या। क्या कहती है अंकगणित के आधारभूत विषय में?
अब ये पूर्ण और प्राकृत संख्याओं का भी नीचे वर्गीकरण हुआ। प्राकृत कहां से शुरू होती है? प्राकृत संख्याएं कहां से शुरू होती है? एक से शुरू होती है। अगली संख्या क्या आती है? एक के बाद, दो के बाद, तीन के बाद, चार के बाद, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 20, 25। चलो कोई भी एक संख्या बोलो, तुम बोलो कोई संख्या। 20। आप कोई संख्या बोलिए, बोलिए। संख्या बोलने में भी दिक्कत है। 5। इन्होंने 20 बोला, इन्होंने 5 बोला। आप बोलिए एक संख्या। हाँ, 31। एक संख्या बोली 5, एक बोली 20 और एक बोली 31। ठीक, आप बोलिए। 18। ऐसे ही एक बार लिख देता हूँ 122 और लिख देता हूँ 3, 5, 8, 2, 5, 3, 8, 1, 2। ऐसे ही पता नहीं कितनी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो इन संख्याओं का भी वर्गीकरण किया गया। पहचान तो वर्गीकरण से होती है। इन संख्याओं का वर्गीकरण क्या किया गया? एक को उन्होंने कहा भाज्य संख्या और एक को कहा अभाज्य। भाज्य कौन सी होती है और अभाज्य कौन सी होती है, मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका। काफी बच्चे नए हैं इसलिए दोबारा बता रहा हूं। जैसे 2, 3, 5, 7 और बोलो 11, 13, 17, 19, 23, 31 और 37, 41, 43, 47, 53 और भी आते। इन संख्याओं की विशेषता यह है, ये किसी के पहाड़े में नहीं आती, ये केवल खुद के पहाड़े में आती है। देख लो 61 किसी के पहाड़े में नहीं आएगा। ठीक है, 67 किसी के पहाड़े में नहीं आएगा। 71 आता हो तो बताओ। अब आप कहोगे हमें तो पहाड़े नहीं आते, हम कैसे बताएं? ये लिखे हैं सामने, ये लिखे हैं सामने पहाड़े दिख रहे हैं। ये इन सब में देखो ये कहाँ से लिखे हैं? 9 से इसलिए लिखे हैं भाई हाई स्कूल में हो तो इतना तो माने सकते हैं कि 8 तक तो आते होंगे। 1 से भी ये नीचे, ये हमें इतना भी विश्वास नहीं है। ठीक है, तो इन सब संख्याओं में आप देख रहे हैं ये वाली संख्या कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। आप कहेंगे 2 दिख रही है, तो 2 तो केवल 2 के पहाड़े में ही आती है। हम ऐसे संख्याओं की बात कर रहे हैं जो केवल खुद के पहाड़े में आए एक ही बार, उसके अलावा नहीं है। 3 है ना, ये देखो 43 ढूंढ लो, इसको मिल जाए तो। हाँ 45 मिल जाएगा, तो मैंने 45 लिखा भी नहीं, 47 लिखा है, 53 लिखा है, 61 भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, 59 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, जब तुम आपको पूरे पहाड़े याद होंगे 1 से 20 तक, तभी तो पता लगेगा कौन से आते हैं कौन से नहीं आते। तो याद कर लेना, जब भी खाली बैठे हो यहाँ देखते रहना और याद कर लेना। अब बताओ कौन सी बच गई? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14। वो किसी ना किसी के पहाड़े में आए। तो ये संख्या बड़ी विशेष संख्या है। इन्हें इंग्लिश में कहते हैं हम प्राइम, जिनके गुणनखंड संभव नहीं है। क्योंकि ये 4 है, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, 6 को लिखेंगे 2 गुणा 3, 8 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 10 को लिखेंगे 2 गुणा 5, 9 को लिखेंगे 3 गुणा 3, 12 को लिखेंगे 2 दूनी 4 तिया 12। इन संख्याओं की विशेषता यह है कि इनके गुणनखंड संभव हैं, और इन संख्याओं की विशेषता यह है कि इनके गुणनखंड संभव नहीं है। इन संख्याओं को इन संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। आप देखो 10 को लिखा 2 और 5, 2 और 5 दोनों कैसी संख्या है? 8 को लिखा 2 2 2 कैसी है? 6 को लिखा 2 गुणा 3, 2 और 3 कैसे हैं? ठीक है, 9 को लिखा 3 गुणा 3, दोनों ही अभाज्य है, तीनों तीन। ये क्या हो रहा है? गुणनखंड। क्या हो रहा है? ये गुणनखंड। समझ में आ रही है बात? जैसे एक संख्या अगर हम 24 ले,
काटो, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 3 4, 2 12। इससे बनता है गुणनखंड वृक्ष, फैक्टर ट्री। क्या बनता है? फैक्टर ट्री। जैसे 24, इसकी 2 शाखाएं निकली, 2 और 12। निकली नहीं निकली? ऐसी 12 से 2 शाखाएं निकली। कौन कौन? 2 और 6। 6 से 2 शाखाएं निकली, 2 और 3। ना इसकी शाखा निकल रही है, ना 2 की निकलती है, ना 3 की। शाखा तभी निकलेगी, इसे कहते हैं फैक्टर ट्री, गुणनखंड वृक्ष। 24 के फैक्टर है 2 और 12, 12 के फैक्टर है 2 और 6, 6 के फैक्टर है 2 और 3। क्या खास बात है इसमें? इधर वाला जो भाग चल रहा है, ये वाला, ये सब संख्याएं भाग हो रही है। ये 2 से भाग हो रही है, ये 2 से भाग हो रही है। और इधर वाली जो संख्याएं चल रही हैं, देखो 2 किसी से नहीं कटता, ये 2 किससे कटता है? ये कौन सी संख्या है? अब मैंने 24 को जो लिखा है वो ये तो लिखा है, दो गुणा 3, इधर वाला लिख दिया। और ये कौन से हैं? और ये कैसी संख्या है? यानी भाज्य संख्या को किस रूप में लिखा? तो क्या दुनिया की हर भाज्य संख्या को अभाज्य के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है? भाई 2 भी इसका गुणनखंड है, 2 भी इसका गुणनखंड है। ये मैंने क्या किया? गुणनखंडों की गुणा। क्या किया? गुणनखंडों की गुणा। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके गुणनखंडों की गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। यही है अंगणित के आधारभूत। इतनी बात ही अंगणित के आधारभूत में है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों की गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। और ये क्रम से अद्वितीय होते हैं, क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। मतलब चाहे 3 पहले लिख दो गुणा करके, चाहे बाद में लिख दो, क्रम का कोई प्रभाव इस पर नहीं। तो 24 के जो गुणनखंड निकल के आए 2, 2 और 3, ये तो अच्छा। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि 24 के अभाज्य गुणनखंड बताओ कौन सी अभाज्य संख्याएं 24 के गुणनखंड हैं? 2 और 3। अभाज्य गुणनखंड के गुणा नहीं पूछ रहा हूँ, केवल मैं पूछ रहा हूँ अभाज्य संख्याएं। वो अभाज्य संख्याएं जो 24 की गुणनखंड है, कौन सी हैं? 2 और 3। इनके अलावा और कोई नहीं है। ये तो दिख रहा है ना सामने, इनके अलावा और कोई नहीं। ये वाली बात इसने और जोड़ दिया है। उसने कहा और ये गुणनखंड अद्वितीय होते हैं, यानी ये जो गुणनखंड है इनके अलावा और कोई गुणनखंड इसके नहीं हो सकते। अब तुम में से कोई बहुत अच्छा पढ़ लिख जाए, मान लो कल्पना चावला की तरह जो है वो बन जाए क्या, अंतरिक्ष यात्री, और चांद पे चली जाए और चांद पे जाकर इसके गुणनखंड करे और फिर यहाँ पे फोन करे, बोले चांद पे करें गुणनखंड इसके में। अब इसके 24 के अलावा कुछ और आने चाहिए। तो क्या ऐसा संभव है? 24 के 24 ही आएंगे, ठीक है। लेकिन वो चांद पे बैठी हुई बच्ची कह रही मैंने 24 के गुणनखंड करे, कुछ और आए, क्योंकि मैंने पृथ्वी पर नहीं करे, वो चांद पे जाने का। अब इस बात की गारंटी कौन लेगा? जिसके गुणनखंड यही आएंगे, कौन लेगा इस बात की गारंटी? अंगणित के आधारभूत में उसने कह दिया कि इसके जो गुणनखंड होंगे वो अद्वितीय होंगे। 3 बातें कही उसने। पहली बात तो ये कही कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में लिखा जाए। दूसरी बात उसने कही कि ये गुणनखंड क्रम के बिना, यानी इनके क्रम का कोई ध्यान आपको नहीं रखना। और तीसरी बात उसने कही कि ये अद्वितीय होते, अद्वितीय मतलब एक यूनिक जो है, उनके अलावा और कोई नहीं। ठीक है, कहते हैं यूनिक चीज है बिल्कुल। अरे यूनिक होता है, यूनिक समझते हो, उसके जैसा कोई नहीं। ईश्वर को कहते हैं ईश्वर अद्वितीय है, यानी ईश्वर के जैसा और कोई नहीं है। तो इसके गुणनखंड इसके जैसे और कोई नहीं, यही है। तो जब भी बात इस बात की आएगी, गारंटी लेने वाली बात आएगी कि 24 के गुणनखंड 5 नहीं है, 2 और 3 ही है, तो गारंटी कौन लेगा? अब आप इतनी बात समझने के बाद ये वाला सवाल करते हैं, ठीक है। इसका हम उत्तर शुरू कर रहे हैं। कह रहे हैं जांच कीजिए, क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए
यानी 6 की घात n लगा दी। और प्राकृतिक संख्या n के लिए n का मान चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, n का मान कुछ भी हो सकता है। यानी 6 पे कितनी भी घात लगा दो, 6 पर 10 लगाओ, 10,000 लगाओ, 1,050 लगाओ, 1 करोड़ लगाओ, कितने भी घात लगाओ, ये अंक 0 पर समाप्त हो जाती है या नहीं। 6 की घात 1 6, 6 की घात 2 12, 36, 6 की घात 3 216, ऐसे 6 की घात 4। तो ये जैसे 6 की घात 1 निकाला हमने, कितना आया 6, 6 की घात 2 निकाला, कितना आया 36, 6 की घात 3 निकाला, कितना आया 216। ये कौन से अंक पर खत्म हुई, 6 पर। ये किस पर खत्म हुई, 6 पर। ये किस पर खत्म हुई, ये कह रहा है बताओ क्या अंक 0 पर समाप्त हो। कि 6 की घात अगर हम 6550 निकालें तो क्या इसका मान अगर हम 6 को 6000, क्या बोला मैंने, आपको भूल गया, 6650 कहते थे, 6650 बार गुणा करें तो क्या उसके उत्तर में इकाई के अंक पे 0 आएगा या नहीं आएगा। ये बात हमें सिद्ध करके बतानी है। अजीब सा लग रहा होगा, ऐसे सवाल किए नहीं तुमने, ये किया किसी ने नहीं किया ना। अब देखो 6 टू द पावर n को लिखेंगे, 6 के टुकड़े बताओ कितने हुए, 2 की घात n गुणा। अब बताओ 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड क्या है, कौन कौन है। अभाज्य गुणनखंड 2 बार 3। पहली बात, अगर इसके लास्ट में 0 आता तो जिस संख्या के लास्ट में 0 आता है वो या तो 2 से घटती है या 5 से घटती है या 2 या 5 दोनों में से किसी एक से घटती है। बताओ कोई ऐसी संख्या इसके अंत में 0 आ रहा है और वो संख्या 5 से ना घटे, है कोई संख्या ऐसी क्या। अरे 40, 5 8 40, जिसके अंत में 0 आएगा, जैसे ये संख्या लिखी मैंने यहाँ 0 लगा दिया, किससे घटेगी ये और किससे घटेगी, 2 से। ये इसके गुणनखंड में 2 तो आ रहा है और क्या आना चाहिए साथ में 5। क्या 5 है इसके गुणनखंड में। अब कोई बच्चा कहने लगे नहीं साहब आएगा 5, बोले कब आएगा, बोले जब n की घात 3575 हो जाएगी। अब करो गुणा 6 को 3575 वाला, उसकी बात गलत साबित कर दी है तो करने के बाद कहोगे बोले नहीं साहब तो नहीं आया 0 इसके लास्ट में, ठीक है। फिर वो कहा ऐसा करो 4,32,05,75 बार 6 की घात लगाओ और तब आएगा 0। तो बैठेगा लेके पूरी जिंदगी नहीं गई, अगला जन्म हो गया उसमें भी कर लिया, तब भी पूरी जिंदगी निकल गई, फिर अगला जन्म 100 जन्म पे ले लोगे तो भी 6 की घात n यानी n का मान हर बार जब भी पूछोगे वो कुछ और बता देगा, है ना। तो हमें एक ऐसा सिद्धांत इसमें लगाना है जिससे हम जरा सी बात में अपनी बात साबित करें। क्लियर हो गई बात। वो तभी साबित होगी जब मैं ये साबित कर दूं कि 6 की घात n में के गुणनखंड में 5 कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर इसके अंत में 0 आएगा तो इसके गुणनखंडों में 5 का होना अत्यंत आवश्यक है। बात समझ आ गई। लेकिन इसके गुणनखंड कितने आ रहे हैं और 5 नहीं होंगे इस बात की गारंटी नहीं है, केवल ये पता लग गया कि इसके गुणनखंड कितने होंगे 2 बार 3। अब अंकगणित की आधारभूत प्रवेश 6 की घात n के गुणनखंड कैसे होंगे, कैसे होंगे, अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे, अद्वितीय होंगे। अद्वितीय का मतलब यही होंगे, इसके अलावा और कोई नहीं। अतः 6 की घात n के या का अभाज्य गुणनखंड कौन नहीं होगा, 5 नहीं होगा। इस बात की गारंटी कौन ले रहा है, जब भी वो कहेगा कि ये 3,05,75,000 बोले कुछ भी कहते हो, हमने क्या था फिर मैंने गारंटी ले ली है कि इसके गुणनखंड 2 और 3 के अलावा और कुछ नहीं हो सकते। और अगर इसके अंत में 0 आ रहा है तो इसके गुणनखंड में कितना होना चाहिए 5, और 5 अगर इसके गुणनखंड नहीं है, अतः 6 की घात n क्या कराएगा, अंक शून्य पर समाप्त हो गया नहीं, समाप्त नहीं होगी।
आंसर गुड